क्या कभी किसी ने आपको ऐसा कुछ कह दिया है जो सीधा दिल पर लगा हो? एक लापरवाह शब्द, इंटरनेट पर कोई तीखी टिप्पणी या फिर किसी सहकर्मी का बेवजह आरोप। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और दिमाग में हजारों जवाब दौड़ने लगते हैं। जाना पहचाना एहसास है ना? हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। ज्यादातर सलाहें दो ही बातों पर केंद्रित होती हैं, या तो पलटकर जवाब दो या फिर नजरअंदाज कर दो। लेकिन क्या होगा अगर एक तीसरा रास्ता भी हो? प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों का रास्ता, जो आपको सिर्फ अपमान सहने में मदद नहीं करेगा बल्कि आपको लगभग अजेय बना देगा। और ये जवाब, मैं वादा करता हूं, आपको सचमुच हैरान कर देगा। आइए 2000 साल पीछे चलते हैं, प्राचीन यूनान और रोम में। वहीं पर स्टोइक दर्शन का जन्म हुआ। और ये जिंदगी से कटे हुए, चोगे पहने, दाढ़ी वाले आर्शियों का दर्शन नहीं था। ये तो एक अव्यवस्थित दुनिया में जीने के लिए एक व्यावहारिक प्रणाली थी। सम्राट जैसे मार्कस ऑरेलियस और पूर्वदास जैसे एपिक्टेटस इसे हर रोज इस्तेमाल करते थे, ताकि युद्धों, विश्वासघात और हाँ, सामान्य मानवीय अपमानों के सामने भी अपनी शांति और गरिमा बनाए रख सके। उनका मुख्य रहस्य अपमान की प्रकृति के बारे में एक सरल लेकिन शक्तिशाली सच्चाई को समझने में था। तो आइए सबसे बड़े भ्रम को दूर करते हैं। जब हम स्टोइक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक ऐसे इंसान की तस्वीर उभरती है जो चट्टान जैसा हो, बिल्कुल भावनाहीन, ठंडा, जिस पर किसी बात का कोई असर न पड़ता हो। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, और यही उनकी असली ताकत को समझने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। स्टोइक कोई रोबोट नहीं थे। वे जीते जागते इंसान थे जो हर तरह की भावनाओं को महसूस करते थे। गुस्सा, डर, खुशी और यकीनन चुभने वाले शब्दों का दर्द भी। पहली तात्कालिक प्रतिक्रिया, दिल में उठने वाली यह चुभन या चिढ़ का एक पल, यह सब बिल्कुल स्वाभाविक है। स्टोइक इसे आत्मा का पहला स्पंदन कहते थे। यह एक ऐसी सहज प्रतिक्रिया है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे आग पर हाथ पड़ने पर हम उसे तुरंत हटा लेते हैं। लेकिन असली बात यहीं से शुरू होती है। स्टोइक दर्शन का पूरा अभ्यास इसी बात में निहित है कि उस पहली चुभन के बाद क्या होता है। एक स्टोइक उस चिंगारी को नफरत की आग में बदलने नहीं देता। वह उस अपमान को अपने मन पर हावी होकर घंटों के दर्द और पीड़ा में बदलने नहीं देता। उनका मकसद भावनाओं को पूरी तरह से खत्म करना नहीं था, बल्कि यह था कि इन पहली अनैच्छिक भावनाओं को अपने विचारों और कार्यों पर हावी न होने दें। तो क्या है उनका राज? यह एक ऐसे सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार में छिपा है जो पूरे स्टोइकिज्म की नींव है। यह इस बात का भेद है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या हमारी शक्ति से परे है। स्टोइक्स दुनिया को दो हिस्सों में बांटते थे। पहले हिस्से में वह सब कुछ आता था जो हमारे वश में नहीं था। मौसम, हमारा अतीत, दूसरों की नजर में हमारी छवि, और निश्चित रूप से दूसरों के शब्द और कर्म। किसी ने आपको बुरा भला कहने का फैसला किया, ये उसकी पसंद है, उसकी दुनिया है। आप इस पर कोई असर नहीं डाल सकते। और दूसरे हिस्से में, जो बहुत छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था, वह आता था जो हमारे 100% नियंत्रण में है। हमारे अपने विचार, हमारे निर्णय और हमारी प्रतिक्रियाएं। और यही है असली कुंजी। किसी का अपमान करना पहली श्रेणी की घटना है, बाहरी, अनियंत्रित। लेकिन उस अपमान पर आपकी नाराजगी या ठेस, वह दूसरी श्रेणी की घटना है। यह आपकी आंतरिक पसंद है, आपका निर्णय है। इस तोहफे को स्वीकार करना है या नहीं। इस सरल विभाजन को समझना ही दूसरों की राय से सच्ची आजादी की ओर पहला कदम है। तो आइए अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। उस खास पल में क्या करना चाहिए जब आप पर शब्दों के जहरीले तीर चलाए जाएं? पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल है। यह एक विरोधाभासी ठहराव है। जवाब मत दीजिए, सफाई मत दीजिए, चेहरे के हाव भाव मत बदलिए। बस एक सांस लीजिए, एक गहरी धीमी सांस अंदर ले और फिर बाहर छोड़े। यह एक सेकंड, ये चुप्पी के 2 पल, आपकी ढाल है। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका हमलावर प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है। वह दर्द, गुस्सा और घबराहट देखना चाहता है। वह एक धागा खींचता है ताकि आप एक कठपुतली की तरह उसकी धुन पर नाचने लगे।
यह ठहराव उस धागे को तोड़ देता है, यह उसके खेल को तोड़ देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि यह आपकी अपनी स्वचालित प्रतिक्रिया को तोड़ देता है। उस पल आपका दिमाग अपनी सहज प्रवृत्ति पर काम करता है, लड़ो या भागो। यह एक सेकंड की देरी आपके विवेक को, आपकी तार्किक सोच को मौका देती है कि वह सक्रिय हो और भावनाओं से नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। यह इस छोटी सी लड़ाई में आपकी पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण जीत है। आप प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि क्रिया बन जाते हैं। और जब आपके मन को यह कीमती पल मिलता है, यहीं से एक स्टोइक का असली काम शुरू होता है। अपने अंदर ही अंदर गुस्से भरे जवाब दोहराने के बजाय खुद से एक शांत और तार्किक सवाल पूछे, जो मुझे अभी अभी कहा गया है वो सच है या झूठ? आपके पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से कोई भी विकल्प आपको नाराज होने का कारण नहीं देता। आइए दोनों विकल्पों पर गौर करते हैं। मान लीजिए जिस बात पर आपको बुरा लगा उसमें थोड़ी सच्चाई है। आपको लापरवाह कहा गया और आप वाकई कोई जरूरी बात भूल गए थे, या आपको आलसी कहा गया और आप वाकई एक प्रोजेक्ट को टाल रहे थे। तो फिर इसमें नाराजगी की क्या बात है? सच पर नाराज क्यों होना? एक स्टोइक इसे अपमान नहीं मानता, बल्कि एक खरी लेकिन मुफ्त प्रतिक्रिया समझता है। आपको अपनी कमजोरी की तरफ इशारा किया गया है। ये ऐसा ही है जैसे कोई दोस्त आपको बताए कि आपकी कमीज पर दाग लग गया है। आप उस पर नाराज तो नहीं होंगे, है ना? आप उसे धन्यवाद कहेंगे और उस दाग को साफ करेंगे। ठीक ऐसा ही यहां भी है। मन ही मन धन्यवाद कहे और इस जानकारी का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करे। यह एक तोहफा है, कोई हमला नहीं। अच्छा, तो क्या होगा अगर कोई अपमान सरासर झूठ हो? अगर किसी ने आपको मूर्ख कहा जबकि आप अपनी बुद्धि पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, या किसी ऐसे काम का आरोप लगाया जो आपने कभी किया ही नहीं। देखने में तो ऐसा लगता है कि यह गुस्सा करने और आहत होने का एक जायज कारण है, लेकिन एक स्टोइक के लिए नहीं। और यहां तर्क और भी सीधा और शानदार है। अगर कोई यह दावा करता है कि 2 और 2 5 होते हैं, या कि आसमान बैंगनी और धब्बों वाला है, तो क्या आप उस पर नाराज होंगे? आप शायद अपने कंधे उचकाएंगे और सोचेंगे कि या तो उसका दिमाग सही नहीं है, या वह बस गलतफहमी में है। आप उसकी बातों को दिल पर नहीं लेंगे, क्योंकि उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अपमान के मामले में यह अलग क्यों होना चाहिए? अगर कही गई बात सरासर झूठ है, तो ये कहने वाले की समस्या है, आपकी नहीं। ये दुनिया के प्रति उसकी विकृत धारणा है, उसकी अज्ञानता है, उसकी गलती है। झूठ पर नाराज होना वैसा ही है जैसे बारिश के गीले होने पर गुस्सा करने जैसा है। ये बिल्कुल बेतुका है। झूठ आपको तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद उसे ताकतवर न बना दें और उस पर यकीन न कर लें। अगला कदम यह है कि हम अपमान पर नहीं, बल्कि उसके स्रोत पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी मशहूर कृति चिंतन में सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने खुद को एक सीधा पर बेहतरीन सलाह दी। हर सुबह वे खुद को याद दिलाते थे, आज मुझे ऐसे लोगों से निपटना होगा जो दखल देने वाले, एहसान फरामोश, घमंडी, कपटी, ईर्ष्यालु और असभ्य होंगे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके आसपास के सभी लोग प्यारे और दयालु होंगे। उन्हें तो मानव स्वभाव की बुराइयों का सामना करने की अपेक्षा थी। और इसका क्या फायदा होता था? यह अप्रत्याशितता के तत्व को पूरी तरह से खत्म कर देता था। जब आप पहले से ही इस बात के लिए तैयार होते हैं कि कोई बुरा व्यवहार कर सकता है, तो उसका यह रवैया आपको न तो चौंकाता है और न ही आपकी एकाग्रता भंग करता है। यह वैसा ही है जैसे आप बारिश में छाता लेकर बाहर निकले। आपको बूंदों से हैरानी नहीं होती, आप बस उनके लिए तैयार होते हैं। जब आप समझते हैं कि अशिष्टता और मूर्खता मानव स्वभाव का एक हिस्सा है, तो आप उनकी हर अभिव्यक्ति को एक व्यक्तिगत हमले के रूप में लेना बंद कर देते हैं। यह बस दुनिया है जो अपने स्वाभाविक तरीके से व्यवहार कर रही है। आइए अब हम जरा और गहराई में उतरे। सिर्फ ऊपरी तौर पर व्यक्ति को देखने के बजाय उसके अंदर झांकने की कोशिश करें। खुद से पूछे, उसने ऐसा क्यों कहा? उसके असली इरादे क्या थे? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब आपको दुखी ही करेगा।
खुशहाल, आत्मविश्वासी और संतुष्ट लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत शायद ही कभी महसूस होती है। अपमान करना कमजोरों का हथियार है। ये असल में एक ऐसे व्यक्ति की मदद की गुहार है जो अंदर से दुख झेल रहा है। हो सकता है उसका दिन बहुत खराब गुजरा हो सकता है वह आपसे ईर्ष्या करता हो सकता है वह अपनी ही असुरक्षा और आत्मघृणा को आप पर जाहिर कर रहा हो। जब आप ये समझना शुरू करते हैं, तो आपका गुस्सा स्वाभाविक रूप से सहानुभूति में बदल जाता है, या कम से कम दया में। आपको अपने सामने एक भयानक दुश्मन नहीं, बल्कि एक दुखी, भ्रमित व्यक्ति नजर आता है, जो दूसरों पर हमला करके अपने दर्द से जूझने की कोशिश कर रहा है। और किसी दूसरे के दर्द पर गुस्से से प्रतिक्रिया देना आग में घी डालने जैसा है। वहीं एक स्टोइक इसे दुश्मनी का कारण नहीं मानता, बल्कि इसे सर्वोच्च मानवीयता, माफी और समझदारी दिखाने का अवसर समझता है। और अब एक ऐसी तरकीब जो शायद आपको चौंका दे, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से असरदार है, वह है हास्य और आत्मव्यंग्य। प्राचीन स्टोइक इस कला के माहिर थे। कैटो दिंगर, जो सबसे सिद्धांतवादी रोमन स्टोइक में से एक थे, उनके बारे में एक मशहूर कहानी है। एक बार सार्वजनिक स्नानघर में किसी ने गलती से उन्हें जोर से मार दिया। जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और पता चला कि उसने किसे मारा है, तो वह कैटो के पास दौड़कर आया और माफी मांगने लगा। कैटो ने क्या किया? उन्होंने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि किसी ने मुझे मारा था। उन्होंने बस अपमान के इस तथ्य को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। एक और बार जब अदालत में किसी विरोधी ने उन पर कुछ कचरा फेंका, तो कैटो ने बस खुद को साफ किया और कहा, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि तुमने मुझ पर कुछ फेंका, बल्कि इसलिए कि तुमने यह गलत समय पर किया। हास्य तुरंत हमलावर को निहत्था कर देता है। यह दिखाता है कि आप इतने आत्मविश्वासी हैं कि उसके आपको ठेस पहुंचाने के तुच्छ प्रयास आपके होठों पर सिर्फ मुस्कान ले आते हैं। आप उसके नियमों के अनुसार उसका खेल नहीं खेल रहे हैं। आप अपना खुद का खेल बनाते हैं, जहां आप स्थिति के मालिक होते हैं। यह तकनीक स्टोइक दर्शन की एक उच्च स्तरीय निपुणता है, और इसका सीधा संबंध हास्य से है। यह सहमति और अतिशयोक्ति का तरीका है। यह हमलावर के पैटर्न को पूरी तरह तोड़ देता है और अक्सर उसे हक्का बक्का कर देता है। कल्पना कीजिए, काम पर कोई आपसे कहता है, तुम फिर से सब कुछ बहुत धीरे कर रहे हो। बहाना बनाने या गुस्सा करने के बजाय आप हल्की मुस्कान के साथ जवाब दे सकते हैं, धीरे, अरे आपको पता ही नहीं, मैं तो इस रिपोर्ट को अगली क्रिसमस तक खत्म करने की सोच रहा हूं। या कोई इंटरनेट पर लिखता है, तुम्हें इस विषय की कोई समझ नहीं है। जवाब दें, बिल्कुल सही, मैं तो असल में कल ही पढ़ना सीखा हूं। यही तो कमाल है कि मैं यह टिप्पणी लिख पाया। इस पल क्या होता है, आप अपमान को उसकी मुख्य शक्ति, हमले के तत्व से वंचित कर देते हैं। आप जैसे अपने ऊपर आ रहे भाले को रोक लेते हैं और उससे जगलिंग करने लगते हैं। हमलावर प्रतिरोध की उम्मीद करता है, लेकिन उसे सहमति मिलती है। यह इतना भ्रमित कर देता है कि उसके पास हमला बंद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। आप दिखाते हैं कि उसकी राय आपके लिए इतनी तुच्छ है कि आप उसके साथ खेलने को भी तैयार हैं। एक बार फिर आइए हम एक मूलभूत विचार पर लौटें। अपमान असल में क्या है? ये महज शब्द है, आवाजों का एक समूह, या स्क्रीन पर लिखे कुछ प्रतीक। इनमें अपनी कोई ताकत नहीं होती। ये आपको शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये अपमानजनक, जहरीले या दुखदाई केवल एक ही स्थिति में बनते हैं, जब आप खुद इन्हें ये ताकत देते हैं। जब आप ये निर्णय लेते हैं या मन में ठान लेते हैं कि उसने जो कहा वह बुरा है, यह अन्यायपूर्ण है, या यह नीचा दिखाने वाला है। आपकी यही आंतरिक सहमति उस नकारात्मक मूल्यांकन के साथ इन तटस्थ शब्दों को आपके ही खिलाफ एक हथियार में बदल देती है। स्टोइक दार्शनिकों ने सही कहा था, लोगों को चीजें नहीं, बल्कि उनके बारे में उनकी धारणाएं परेशान करती है। आपको अपमान से नहीं, बल्कि उस अपमान के बारे में आपकी राय से तकलीफ होती है। जैसे ही आप इस बात को सच में समझ जाते हैं, आपको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी।
आप ये जान जाएंगे कि आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल हमेशा से आपके ही हाथों में रहा है और हमेशा रहेगा, और कोई भी आपकी अनुमति के बिना इसकी बटन नहीं दबा सकता। इस आत्मनियंत्रण की रक्षा हेतु स्टोइक विचारकों ने एक सशक्त रूपक का सहारा लिया, भीतरी दुर्ग। कल्पना कीजिए कि आपका मन, आपका स्वयं, एक अभेद्य किला है। इसकी दीवारें मोटी हैं, ऊंची मीनारें हैं और द्वार मजबूत हैं। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है, दूसरों की बातें, उनके व्यवहार, उनकी राय, वह एक ऐसी सेना के समान है जो आपके किले का घेराव कर रही है। वे चिल्ला सकते हैं, पत्थर फेंक सकते हैं, तीर चला सकते हैं, लेकिन वे अंदर घुस नहीं सकते। दुश्मन के दुर्ग में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप खुद उसके लिए द्वार खोल दें। हर एक अपमान आपकी किले की दीवार पर फेंके गए पत्थर जैसा है। वह जोर से टकरा सकता है, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक आप खुद ये तय न कर लें कि इस चोट ने दीवार को तोड़ दिया है। इस भीतरी दुर्ग को अपने भीतर विकसित करने का अर्थ है खुद को लगातार याद दिलाना, मेरा मन मेरा क्षेत्र है, मेरी शांति मेरा चुनाव है, और मैं तय करता हूं कि किससे अंदर आने देना है। आपकी मानसिक शांति एक ऐसे अभेद्य पवित्र स्थान में बदल जाती है जिस तक पहुंच केवल आपकी है। किले के दरवाजे भीतर से खोलने की कोशिश करने वाला सबसे बड़ा गद्दार कौन है? हमारा अहंकार, हमारा आत्म महत्व का भाव। यही सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह होता कौन है मुझसे ऐसा कहने वाला? उसे मेरी इज्जत करनी चाहिए। अहंकार चाहता है कि दुनिया हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से चले। उसे पहचान और तारीफ चाहिए, और वह हर आलोचना से डरता है। यही फुला हुआ अहंकार हमें इतना कमजोर बनाता है कि वो एक बड़े फूले हुए गुब्बारे जैसा है। जितना बड़ा, उतना ही आसानी से उसे फोड़ा जा सकता है। लेकिन स्टोइक दार्शनिक इसके बिल्कुल उलट बात करते थे, विनम्रता और वास्तविक आत्म मूल्यांकन की। वे समझते थे कि हम ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, कि दूसरे लोगों की अपनी राय होती है जो अक्सर गलत भी हो सकती है, और यह बिल्कुल सामान्य है। अपने अहंकार को शांत करना मतलब इस गुब्बारे की हवा निकालना, उसे छोटा और मजबूत बनाना। तब दूसरों के अपमान की सुइयां बस उससे टकराकर लौट जाएंगी, कोई कमजोर जगह नहीं ढूंढ पाएंगी। आप अपने बनाए हुए दिखावटी व्यक्तित्व की रक्षा करना छोड़ देते हैं और अपनी असली अंदरूनी अहमियत पर भरोसा करने लगते हैं। अब आइए इस स्थिति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। क्या हो अगर हर अपमान हमला ना हो, बल्कि एक अभ्यास हो, मजबूत, समझदार और शांत बनने का एक मौका। कल्पना कीजिए कि आप जिम गए हैं अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। आप भारी होने के लिए बारबेल से नाराज तो नहीं होंगे, है ना? बल्कि आप समझते हैं कि उसका वजन, वही प्रतिरोध आपको मजबूत बनाता है। अपमानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर कटु बात, हर कड़वी टिप्पणी आपकी मानसिक बारबेल पर एक अतिरिक्त वजन की प्लेट की तरह है। यह धैर्य का अभ्यास करने का एक अवसर है, अपनी अंदरूनी शक्ति और दृढ़ता को परखने का, ठहराव और तर्क संगत विश्लेषण के कौशल को निखारने का। जब आप अपमान के प्रति अपने रवैये को समस्या से अवसर में बदलते हैं, तो पूरी स्थिति ही बदल जाती है। आप अब पीड़ित नहीं रहते। आप आत्मा के एक ऐसे एथलीट हैं जो हर बाधा को अपनी उन्नति के लिए एक ट्रेनिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और समय के साथ आप देखेंगे कि जो वजन पहले आपको उठाने लायक नहीं लगते थे, उन्हें आप आसानी से उठाने लगे हैं। एपिक्टेटस, एक दार्शनिक जो गुलामी से उठकर स्टोइकिज्म के सबसे सम्मानित शिक्षकों में से एक बने, उन्होंने इस विचार को बेहद स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें बताए कि फलां व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है, तो खुद का बचाव करने के बजाय जवाब दो, इसका मतलब है कि उसे मेरी बाकी कमियों के बारे में नहीं पता था, वरना वह सिर्फ इन्हीं का जिक्र नहीं करता। इस छोटे से वाक्य में ही पूरा सार छिपा है। एपिक्टेटस सिखाते थे कि हमारे गुस्से का कारण दूसरे व्यक्ति के शब्द नहीं है, बल्कि उन शब्दों के बारे में हमारा अपना नजरिया है। हम ही तो उन पर बुरा, अपमानजनक
या अन्यायपूर्ण का ठप्पा लगाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम यह ठप्पा न लगाएं? क्या होगा अगर हम शब्दों को सिर्फ तथ्यों के एक समूह की तरह देखें, भले ही वे थोड़े विकृत हों? किसी ने अपनी राय दी, बस यह उसका अधिकार है, और ये आपका अधिकार है कि आप उस राय को कैसे लेते हैं। आप अपना नजरिया बदल सकते हैं। खुद से कहें, यह तो बस उसकी अपनी राय है, जो उसके अनुभव और उसके मूड पर आधारित है। इससे यह तय नहीं होता कि मैं कौन हूं। जैसे ही आप अपना नजरिया बदलते हैं, उससे जुड़ी भावना गायब हो जाती है। नाराजगी या ठेस बस भाप बनकर उड़ जाती है, क्योंकि उसे अब कोई ईंधन नहीं मिलता। अक्सर जब हमें कोई अपमानित करता है, तो यह हमारी सबसे संवेदनशील चीजों में से एक पर चोट करता है, हमारी प्रतिष्ठा पर। हमें डर लगता है कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ बुरा कहेगा, तो सब उस पर यकीन कर लेंगे और समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम सम्मान, नौकरी और दोस्तों को खोने से डरते हैं। लेकिन स्टोइक दार्शनिकों ने इस मामले में भी एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार रखा। उन्होंने सिखाया कि प्रतिष्ठा एक बाहरी वस्तु है। ये आपकी नहीं, बल्कि दूसरे लोगों की सोच और राय पर निर्भर करती है। और जैसा कि हम जानते हैं, दूसरों की राय हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अपनी इज्जत पर काबू पाने की कोशिश करना हवा को मुट्ठी में करने जैसा है। यह बस अंतहीन चिंता और निराशा ही लाता है। तो फिर क्या महत्वपूर्ण है? क्या चीज हमारे नियंत्रण में है? हमारा चरित्र, हमारे कार्य, हमारी ईमानदारी। अच्छे इंसान होने पर ध्यान दें, न कि सिर्फ अच्छा दिखने पर। यदि आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो कोई भी अफवाह या बदनामी आपकी वास्तविक पहचान को धूमिल नहीं कर सकती। आपका मूल्य आपके भीतर है, न कि लोगों की बदलती हुई राय और निर्णयों में। आइए इन प्राचीन सिद्धांतों को अपनी 21वीं सदी में लागू करें। कल्पना कीजिए, आपने इंटरनेट पर कोई पोस्ट या टिप्पणी लिखी और तुरंत ही एक ट्रोल गालियों की बौछार लेकर आ धमकता है। लेखक बेवकूफ है, क्या बकवास है, इसे हटाओ, खुद को शर्मिंदा मत करो। परिचित है? पुरानी प्रतिक्रिया ये होती है कि हम बहस में पड़ जाते हैं, सफाई देना शुरू कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पूरी शाम का मूड खराब कर लेते हैं। लेकिन एक स्टोइक क्या करेगा? वह स्क्रीन पर देखेगा और खुद से कहेगा, यह केवल पिक्सल का एक समूह है। इसे किसी गुमनाम व्यक्ति ने लिखा है, जिसके जीवन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। संभावना है कि वह बहुत दुखी है, तभी तो अपना समय अजनबियों पर अपनी भड़ास निकालने में बर्बाद कर रहा है। इन शब्दों का आपसे, आपके व्यक्तित्व से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। ये केवल डिजिटल शोर है। ट्रोल से बहस करने की कोशिश करना भौंकते हुए कुत्ते पर चिल्लाने जैसा है। यह व्यर्थ और ऊर्जा बर्बाद करने वाला काम है। स्टोइकवादी दृष्टिकोण यह है कि स्थिति को वैसे ही देखा जाए जैसी वह है, किसी और के दर्द का एक आभासी प्रतिबिंब, जो आपके कीमती मानसिक शांति के एक भी पल के लायक नहीं है। आजकल की एक और आम सी परिस्थिति, दफ्तर में मीटिंग चल रही है और तभी शायद उनका मूड ठीक नहीं, आपके बॉस आपको सबके सामने बढ़े तीखे शब्दों में डांटना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि आपकी रिपोर्ट ठीक से नहीं बनी है और आप अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। आपके गाल गर्म होने लगते हैं। मन करता है कि काश जमीन फट जाए और आप उसमें समा जाएं, या फिर उन्हीं पर पलटकर ढेर सारे आरोप लगा दें। बस रुकिए, यहीं पर हमें अपने अंदर का स्टोइक जगाना है। वही अनमोल बचाने वाला ठहराव लीजिए और फिर शुरू करनी है एक सर्जिकल स्ट्राइक, तथ्यों को भावनाओं से अलग करने की। पहला, भावनाएं। बॉस चिढ़े हुए हैं, उनकी आवाज ऊंची है और वे तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनके गुस्से को कंट्रोल न कर पाने की समस्या है। यह उनका बात करने का तरीका है। यह उनसे जुद्धा है, आपसे नहीं। दूसरा, तथ्य। क्या उनकी बातों में जरा भी कोई ठोस जानकारी है? हो सकता है रिपोर्ट में सचमुच कुछ गलतियां हों, या हो सकता है आपने वाकई डेडलाइन मिस कर दी हो। अगर हां, तो बहुत बढ़िया, आपको काम के लिए एक कीमती जानकारी मिल गई। मन ही मन उन्हें धन्यवाद दीजिए और सुधार लीजिए। और अगर यह आलोचना केवल भावनाओं से भरी थी और इसमें कोई ठोस बात नहीं थी, तो इसे भूसे की तरह झाड़दाच दीजिए।
आपने काम का दाना ले लिया और कचरा जिसने लाया था उसी के पास छोड़ डिच दिया। लेकिन क्या करे अगर दिल दुखाने वाली बातें किसी गुमनाम ट्रोल या बुरे बॉस से नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी लोगों, पार्टनर, माता पिता या जिगरी दोस्त से आए। ऐसी बातें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि हम इन लोगों पर भरोसा करते हैं और उनकी राय को बहुत महत्व देते हैं। पर ऐसी स्थिति में भी स्टोइक दर्शन का मूल सिद्धांत अटल रहता है। हाँ, यह ज्यादा मुश्किल है। हाँ, भावनाएं ज्यादा उमड़ती हैं, लेकिन तर्क वही रहता है। उनके शब्द उनके अपने संसार, उनकी भावनाओं और उनकी अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है, न कि आपकी शख्सियत का कोई वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। हो सकता है आपके पार्टनर का दिन बुरा रहा हो और उसने तनाव में आकर कुछ कह दिया हो। शायद आपके माता पिता आपकी चिंता करते हों और इसी चिंता को अटपटी आलोचना के रूप में व्यक्त कर रहे हों। यह भी हो सकता है कि आपका दोस्त आपकी सफलता से ईर्ष्या करता हो। शब्दों के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको अनादर सहना चाहिए। आप अपनी सीमाएं शांति से बता सकते हैं और बतानी भी चाहिए, लेकिन अपने भीतर आपको यह समझना होगा, उनके शब्द उनकी मानसिक स्थिति का संकेत है, न कि आपके आत्ममूल्य का कोई फैसला। यहां तक कि सबसे करीबी लोगों को भी अपनी आत्मसम्मान का अकेला निर्णायक न बनने दें। और इस तरह इन सभी पड़ावों, विचार के लिए रुकना, उसका विश्लेषण करना, हास्य और प्रेरणाओं की समझ से गुजरते हुए हम एक स्टोइक के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और यह लक्ष्य संवेदनहीन सनकी या एक ऐसा पत्थर दिल लापरवाह व्यक्ति बनना नहीं है जिसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये लक्ष्य कहीं अधिक ऊंचा और महान है। इसे अटारैक्सिया कहा जाता है। इस यूनानी शब्द का अर्थ अविचल शांति, चित्त की प्रशांतता या मानसिक स्थिरता के रूप में किया जा सकता है। लेकिन यही वह शांति नहीं है जो उदासीनता या निष्क्रियता से आती है। यह वह शांति है जो विवेक और तर्क से उत्पन्न होती है। यह एक ऐसे निर्मल मन की अवस्था है जो चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखता है, बिना किसी भावनात्मक विकृति के। यह एक गहरी आंतरिक स्थिरता है जिसे बाहरी उथल-पुथल या तूफान डिगा नहीं सकते। जब आप अटारेक्सिया प्राप्त कर लेते हैं, तो आप भावनाओं को महसूस करना नहीं छोड़ते, लेकिन आप अपनी भावनाओं के दास नहीं रहते। आप अत्यधिक उल्लास में डूबे बिना खुश हो सकते हैं। आप निराशा में डूबे बिना दुखी हो सकते हैं। और आप अपमान सुनकर भी आहत महसूस नहीं करते। आप बस उन्हें देखते हैं, उनकी प्रकृति को समझते हैं और अपनी आंतरिक शांति को भंग किए बिना उन्हें गुजर जाने देते हैं। और अब हम आते हैं उस मूल विचार पर जो सब कुछ उलट देता है। तैयार है? स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कोई आपको अपमानित नहीं कर सकता। बिल्कुल भी नहीं। अपमान वो नहीं जो आपसे कहा जाता है। अपमान एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। एक पेश करता है और दूसरा स्वीकार करता है। कल्पना कीजिए कि कोई आपको जहरीले शब्दों का उपहार दे रहा है। आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसे नहीं लिया तो यह किसके पास रह गया? सही कहा, उसी के पास जिसने इसे देने की कोशिश की थी। है ना कमाल की बात? इस स्थिति में सारी शक्ति अपमान करने वाले के पास नहीं, बल्कि आपके पास है। यह आप तय करते हैं कि शब्दों या अक्षरों का समूह एक घाव देने वाले हथियार में बदलेगा या नहीं। कोई आपको बुरा भला कह सकता है, लेकिन आप अपमानित तभी होते हैं जब आपकी अंदरूनी आवाज कहती है, हाँ, यह सच है, यह भयानक है, यह अन्याय है। स्टोइक दर्शन हमें इस पल को समझना सिखाता है और खुद से कहना, यह सिर्फ उसकी राय है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। असली ताकत चतुराई भरे जवाब में नहीं, बल्कि इस बात को समझने में है कि जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। यही तो है वो अजेयता। तो आइए संक्षेप में समझें। अपमान वो नहीं जो आपसे कहा गया, बल्कि वो है जिस पर आपने प्रतिक्रिया देने का फैसला किया। आपके पास हमेशा विकल्प है, उस जहरीले उपहार को स्वीकार करना या विनम्रता से उसे अस्वीकार करके अपनी मानसिक शांति बनाए रखना। ये अनदेखा करना नहीं, बल्कि दूसरों के नाटक में शामिल न होने का एक सचेत चुनाव है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह विचार उपयोगी लगा
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आधुनिक जीवन के लिए और अधिक व्यावहारिक सलाह मिल सके। और अब आपसे एक सवाल है, आपके जीवन में आपको सबसे ज्यादा किस अपमान ने ठेस पहुंचाई? और स्टोइक ज्ञान से लैस होकर अब आप उसका जवाब कैसे देंगे? अपनी कहानी कमेंट्स में लिखें। आइए इस पर मिलकर चर्चा करें।